बिहार के पहले सोशलिस्ट विधायक व सांसद बीएन मंडल की स्मृति में इस साल 2017 से राष्ट्रीय स्तर पर एक पुरस्कार शुरू किया गया। इसे अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस नाम दिया गया। सामाजिक न्याय के लिए किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए यह पुरस्कार अब से हर वर्ष प्रदान किया जाएगा। इसको दो कैटेगरी में रखा गया है, पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और दूसरा युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार के अंतर्गत लगभग 5 युवाओं को यह पुरस्कार हर साल दिया जाएगा। इस बार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सांसद शरद यादव जी को दिया गया। इस मौके पर सुनिए सांसद शरद यादव ने क्या कहा। कलाकार जी, सभी नौजवान दोस्तों, मित्रों, हालात बहुत गंभीर है। यह आज अजीब दौर आया है। भारत का जो समाज है वो बहुत बीमार है। उसकी बीमारी जो है वो बहुत गहरी है और बीमारियों ने एक तरह से हिंदुस्तान को जकड़ लिया है। मैं मानता हूं कि आज़ादी के 70 वर्ष में ऐसा दौर, इतनी विकट परिस्थिति, भयावह हालात कभी रहे नहीं। ये हिंदुस्तान की गहराई से जो बीमारी है वो बीमारी धर्म की है, वो बीमारी जात की है, वो बीमारी कास्ट सिस्टम की है। धर्म की बीमारी तो दुनिया भर में है, लेकिन जो जात की बीमारी है, एक तरह से हमारे गांव में कहावत है कि करेला नीम चढ़ गया। यानी वैसे ही धर्म जो है वो, आप जानते हो कि सीरिया है, इराक है, क्या हो रहा है। और यहाँ जो दुनिया में कहीं नहीं है वो इंडियन कॉन्टिनेंट में ये कास्ट है। वो कोई किसी तरह से आदमी की मुक्ति नहीं है। जात ऐसी चीज है कि उससे कोई मुक्ति नहीं होती, और जो मुक्ति नहीं होती तो फिर जो विषमता है वो जहां खड़ी रहती वहीं खड़ी रहती है। जात जमा हुआ यानी एक तरह से स्टील, जहाँ जो है वो वहीं फिक्स, जो जहाँ है वहीं, उससे टच से मच नहीं हो सकता है, नहीं होगा तो सबसे नीचे का आदमी, मेहनत का आदमी यदि उठेगा तो ऊपर का आदमी अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। जात बनी है, बनी रहेगी। तो हिंदुस्तान में जुल्म और जाति कदम कदम पर जो अन्याय है, जुल्म, वो बहुत कठिन है उसको। इसलिए हम सब लोग जब इकट्ठा होते हैं तो मैं ये मानता हूं कि ये नहीं है कि इतने जल्दी ये चीज निकल जाएगी। ये जल्दी इसका रास्ता है ऐसा नहीं, लेकिन एक रास्ता तो इसकी चर्चा तो की जाए, इसकी बहस तो की जाए। अब ये मंडल लगा, अब आप बताऊं तो पूरी तरह से विफल हो गया। हम लोग तो कल्पना किए थे कि इससे एक बड़ा बात, एक बड़ी चीज बनेगी, क्योंकि ये
ऐसा एक कमीशन था जिसमें धर्म को पार करके बनाया गया था। इसमें क्रिश्चियन और ईसाई के तो नाम अधिकांश मैंने ही लिखे हैं। सिख तो कल ही हिंदू से सिख बना है, लेकिन क्रिश्चियन और मुस्लिम में तो कई तरह के बदलाव हो गए, उनकी जात पहचान नहीं आती। तो मंडल जी के साथ बैठ कर के हम लोग सारी चीज को कई लोगों को बना कर खोज करके रखे थे। ये बैकवर्ड क्लासेस कोई भी रहा होगा, जिस पुरखे ने नाम रखा तो उसको मानता हूं तो वो ठीक आदमी रहा हो। क्लासेस है तो मतलब है ना, क्लास का मतलब तो बंटवारा नहीं होता ना, क्लास का मतलब तो एक ही कोई जमात होती है। एक तरह से हिंदुस्तान के सब धर्मों का ये कमीशन है। कोई धर्म इससे बाहर नहीं निकला, नहीं छूटा। सारे धर्म, सारे रिलीजन इसमें है। SC ST में तो शेड्यूल ट्राइब्स में भी, शेड्यूल कास्ट है, लेकिन ये क्लास है। और ये जिस आदमी ने इनको बनाया, बाबा साहब ने ये शब्द जो रखा है बड़ा सचेत शब्द है। ये हम सबको बोध कराता कि हम लोग यदि क्लासेस बन जाए, मान लो हिंदू ये तय कर ले कि हम बैकवर्ड क्लास के लोग एक जात हो जाएंगे, तो मैं मानता हूं कि 2/3 आबादी है हिंदू। जितनी तरह की बात हम लोग बयान करते हैं वो बात करते हैं, हमारे हाथ में सामर्थ्य है। बाबा साहब ने संविधान बनाते समय, संविधान बनाने वाले लोगों ने हमको तो व्यक्तित्व तो दिया है, मताधिकार दिया है, अडल्ट फ्रेंचाइज दी है। हम लगभग माँ बहन बेटी को मिला लोगे तो हम 90-95% है, क्योंकि हमारे देश में माँ बहन बेटी को भी शूद्र में ही डाला गया है। यदि हम ये जो कल्पना है संविधान की, बाबा साहब की, यदि मान लो इसको हम मूर्त रूप दे दें, यानी जात जो बनी हुई है उसका विखंडन कर दें, खंडन कर दें, मान लो नहीं कर सकते तो चर्चा तो करें। याद रखना, दुनिया में कोई चीज भी पहले बहस में आती है, पहले सर बनता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पहले जब उनको पहली बार बुद्ध के कब को ज्ञान हुआ, गया असली तो सुजाता ने उनको ज्ञान कराया। अब वो किस्सा लोगों को ठीक से नहीं गया, लेकिन एक महिला थी, बुद्ध कंकाल बन के पड़े हुए थे, बैठे हुए थे, उनके 4-5 साथी चले गए थे। अब उन दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ, वो बड़ी चीज है, वो आज तो पता नहीं किसी को मालूम हो। लेकिन बुद्ध को इस हालत में देख करके, वो दूध दे करके एक वृक्ष को यहाँ पूजने का एक रिवाज है, अच्छा रिवाज है। अब उन दोनों के बीच क्या संवाद हुआ, वो एक अलग अद्भुत बात है। उस पर कोई ने गहराई से जाकर के बहस नहीं किया। मैं मानता हूँ कि बुद्ध को बोध ही वही हुआ, बैक टू लाइफ, यानी वही दूध या कोई चीज उनको डाल करके पटक करके पिलाई गई, उसी से उनको लगा है कि लाइफ वापस आ, बैक टू लाइफ ही बुद्ध है। यही इसलिए वो कहते हैं कि निगम पैदा हुए, निगम के बीच ही सब कुछ है। और जब वो आए सारनाथ, तो उन्होंने गौर क्या किया था, ये जो माथा है, 5 आदमी जो छोड़ के भाग गए थे, उनका माथा जो है वो सबबोध करा दिया। अब अंग्रेजी में मैं उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। संबोध, एक सा सोचने का, संबोध जब हो जाता है तो सब लक्ष्य बन जाता है। यही बुद्ध का
तो ये जो क्लास है, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी विकट समस्या यही है। ये जो बैकवर्ड क्लासेस है, इस क्लासेस का है, इसके चलते ही कास्ट सिस्टम टिका हुआ। ये जिस दिन धर्म से, ये जिस दिन अपनी जात से मुक्ति पा लेगा, उस दिन हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ये मुक्ति कैसे पाएगा? तो सबसे बड़ी बात है कि चर्चा तो करो। चर्चा करोगे तो खुद जिस जात में हो, वो जात पे भी साथ भी ले लिया तो दूसरी जात को लाने का काम करोगे। अब मंडल लगाने के बाद मैं तो हैरान हूं, कभी कभी मुझे पछतावा होता है कि हर जात ने अपना संगठन बना। अरे गजब बात है, तुम्हारे पास पैसा है नहीं, संपत्ति है नहीं, सारी चीज है नहीं, आप अपनी जरा सी जातियां उनके खंड करके आपने जात के अलग अलग संख्या बना दी। यानी जो संगठित शक्ति थी, वोट की ताकत, दलित की और पिछड़े की, तो आपको मालूम नहीं यदि ये दोनों की ताकत मिल जाए तो ये 2/3 लोग हैं। माँ बहन बेटी मिल जाए तो ये 90% लोग हो जाते हैं। मगर जब उनका दिया हुआ जात से चिपक गए तो कुछ बात होने वाली नहीं। जात किसने दी है? आपने दी है क्या? ये जात मुझे मिली है, आपको मिली है, उनने दे दी है। मैं वो गले नहीं लगाया, मैंने हड्डी में भी डाल दिया इसको। क्या गजब बात है। यानी ब्लड में नहीं, खून में नहीं, ये हड्डी में चली गई। इसका क्या इलाज है? आज आपके बीच में आया, देखता हूँ हमारे साथ वही व्यवहार। अब ये हाल है, यहाँ का जो कुलपति है, वो आदमी जो है वो ये हिंदुस्तान की मेहनत करने वाले, हिंदुस्तान के असली मालिक बैठे हैं यहाँ। इनके साथ कैसा सलूक कर रहा कि ये अकेला हाल देता जिसमें ना बिजली है, ना ठंडा है, ना कुछ है, ना कोई चीज है। ये आदमी है, कौन है ये? मुझे लगता है कि ये, मैं सपोरी साहब को तो जानता हूँ, भला आदमी था, लेकिन मुझसे मेरी मुलाकात नहीं है। लेकिन मैं इसमें चौथी या 5वीं बार आ रहा था। यही व्यवहार है जात का। कौन सा हाल दिया? हमेशा इसी को देते। और कोई हाल है कि नहीं? और कोई नहीं है? ये अकेला ही इसमें ठंडा अंडा रहता हो, ऐसा है? अच्छा, जो ओबीसी के पैसे से बनाया गया, हमारे पैसे में बना है और हमको ही नहीं मिलता है। ये कारण है, आपने, हमारा जो बाप दादा है वो वोट डालना नहीं सीखा, हम लोगों ने सिखाया नहीं। बड़ी मुश्किल से ये मौका आपको मिला है। मैं आपको बताऊं कि आपकी उम्र में मैं था तो मैं 40 नहीं 50 बरस हो गया इस काम को लड़ते हुए, कई राज पलटा। लेकिन हमारे लोग इतने ज्यादा, इतनी तरह की बीमारी से भरे हुए हैं कि उन्होंने पूरी तरह से हिंदुस्तान को फिर बांट दिया, फिर बांट दिया। कोई दलित लेके भाग गया, कोई पिछड़ा लेके भाग गया, कोई जात लेके भाग गया। लेकिन ये तो होना है, ये तो होना है। आपसे जो मैं बात को चर्चा कर रहा हूं कि इसकी उम्र कम हो इस अन्याय की, जुग की। ये लड़ाई जो है वो हमारी उम्र में पूरी नहीं हुई, आपकी उम्र में पूरी हो गई, लड़ाई तो पूरी हो गई। ये रिजर्वेशन जो है, ये मंडल कमीशन है, ये तो एक सहारा है। एक इसको लागू नहीं करेंगे वो तो एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से निकालते हैं। अभी बता रहे कन्वेंशन हाल जो बना हुआ है वो अर्जुन सिंह को आज एजुकेशन पिछड़ों को कर दिया, लेकिन उसके साथ अवलोकन कर दिया, वो कोई बुरी बात नहीं।
यहाँ जो है वो मुझे कोई नौजवान आया था अभी बालाघाट भी बता रहे थे कि हाँ ये संख्या घटा दी PhD के और MPhil के जो लड़के हैं इस नाम पे भी यहाँ प्रोफेसर नहीं, वो भी कोर्ट से करा दिया। कोर्ट को कौन है? हर डाल पे एक डाल पे उनको नहीं बैठा, हर डाल पे जब सिखाओ इसका कोई इलाज नहीं। अपने माँ बाप जो है उनके और ये जो जात में बटे हुए हैं लोग इसके चलते नहीं है। अब बाबा साहब का देखो यार, जितना छोटा आदमी होता है, जितनी छोटी जात होती है उतना ही हृदय उसका बड़ा होता जाता है। जितना जात छोटी होती है उतना ही बड़ा इंसान बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग विकसित है। उन्होंने अपनी जिंदगी में गुरु किसको कहा? उन्होंने गुरु कहा महात्मा फुले को। पिछड़ी जात के जो नौजवान यहाँ बैठे हैं उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। दलित के साथ यदि जब तक अपने दिल के साथ उनको पूरी तबीयत से नहीं उछाल पाएंगे, का जो है मंडल का, कमीशन का, रिजर्वेशन का कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद है आपको जगाना, इसका मकसद है एहसास कराना कि कौन है, हम कौन हैं। ये एहसास कराने के लिए है। असली तो यह है कि हिंदुस्तान का संपूर्ण राज मुट्ठी में आना चाहिए, चाहे वो नीचे का चाहे ऊपर का। अब मांग कर रहे हैं 70 वर्षों में यही है सबसे बड़ी आप क्या इकट्ठा है तो सबसे बड़ा संकट ये है। 70 वर्ष आदमी की जिंदगी में आजादी के कोई कम नहीं होते। 70 वर्ष से मत ब्रेड के पर है। ये कभी ठप्पा लगाता था, अब मदद से चलता। 70 वर्ष से हमारे हाथ में ये जात जो है वो पराजय करा रही। जात उनने दी, पकड़ हमने दी। जात घूमने दी, हमने अपने हाथ में पैर में बेटियां डाली। हर जात ये कह रही है कि जेल तो मैंने मेरी जात का जेल ठीक है, लेकिन उसकी दीवारें जो है जरा सोने की बना, चांदी की बना। हर जात कह रही है कि मेरी पेड़ तो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा सोना चांदी की बेड़ी लगा दो, बस यही तो है। इसे कौन तोड़ा? ये गोष्ठी काहे की निकलती? अरे भाई, जितनी ये इंसानियत की लड़ाई है, जितना इंसान बनोगे उतना ही कोई कमीशन हो, ये तो एक सहारा है। असली तो हिंदुस्तान का जो सब तरह के पाप निकलते हैं इस दिल्ली के राज से, ये सब सारे पाप सारे गुनाह निकलते हैं दिल्ली से। 70 वर्ष से जो राज है दिल्ली का, यहाँ से राज सरकारों से भी नहीं निकलते। ये दिल्ली सरकार है जिससे सब कुछ। ये कास्ट सिस्टम इज द सिस्टम। इसे नहीं तोड़ोगे तो बात कैसे बन जाएगी? इसलिए बात ये ना कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोई ऐसा आदमी पैदा हो, कबीर एक आदमी पैदा हुआ हिंदुस्तान में जिसकी कोई जात नहीं। 1000 वर्ष में भागा देश है, इतना दुष्ट देश है ये, इसमें एक आदमी नहीं हुई। इतना बांझ देश है ये, इसमें एक आदमी पैदा नहीं। एक आदमी पैदा हुआ जो इंसान था, वो महात्मा कबीर था। इसकी न जात थी न धर्म था। अब बेहूदे लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन जात का था, ढूंढ रहे हैं कि कौन धर्म का था। एक ऐसा बांझ देश है, हजारों वर्ष में एक इंसान पैदा हुआ, उसका नाम कबीर है। और कबीर से बड़ा कोई आदमी नहीं है धरती में, जान लेना था। मैंने बहुत दुनिया का साहित्य पढ़ा, दुनिया देखा, लेकिन कबीर से ज्यादा सच और संपूर्ण सच, संपूर्ण तरीके से परफेक्ट समाज के लिए जो जरूरत है उसको ऐसा विचार, ऐसी बात, ऐसा काम अपने जीवन करने के लिए इंसान का इसलिए करके आदमी यहां नहीं बन पाया।
मैं कितने ही कोशिश करता हूँ कि लोग मुझे आदमी मान लें, लेकिन कई लोग नहीं मानते। करूँ क्या? मुझे पता चले कोई धरती में कोई उपाय हो कि कई माओं के पेट से मैं निकल सकूँ, तो मैं उपाय भी करने को तैयार हूँ। इस जात का क्या फर्क है? इस जात में आग लगाना, इस जात को मार देना, मिटा देना, धरती में मिटा देना नहीं तो दिल्ली का राज तुमको हाथ नहीं आया। उत्तर प्रदेश में नहीं जीते, उन्होंने धर्म में बंटवारा किया, उन्होंने हिंदू धर्म की जात जात के खिलाफ नफरत पैदा की। किसी जात का कोई आदमी बन गया कि थोड़ा बहुत मिल गया उसको, उससे सब लोगों को बताया और भड़का की जात रहे भड़का। इस जात का ही क्लासेस का मतलब है, बैकवर्ड क्लासेस का मतलब है, क्लासेस का मतलब है कि हम जात में रहते हुए अपनी जात को भी समझा, दूसरी जात को भी साथ व्यवहार ऐसा करें कि वो हमारी जात को मानना, ऐसा काम करें कि कम से कम चर्चा तो करें। इतनी गंदी चीज, इतनी खराब चीज जिसको हमने गले लगा लिया है। मंडल के बाद इतने जातियों ने अपने अपने संगठन चला दिया, इतना नाश किया इस देश का, ये देश 100 वर्ष तक पीछे चला गया। तो बीजेपी आजकल की सरकार है, वो यही काम कर रही है, सबसे ज्यादा फायदेमंद है। एक उर्दू के पट्टा यहाँ से ले लो, दूसरी जात के उर्दू पट्टे वहां से ले लो, तीसरी जात के सब उर्दू के पट्टे यहाँ से वहां तक उठा दिए और जात जो है वो उर्दू पट्टों को चाल रही है, चाट रही है, मौज कर रही है, ढोल बजा रही है। जात किसने दी है? किसको गाली देते हो? और उसकी दी हुई जात जो है उसको गले लगाते हो, और गले लगाने से शरद यादव जैसा आदमी पिट गया, अपनी उम्र में सफल हो जाता लेकिन नहीं हो पाया। इस जात ने नाश करके रखा है। हजारों लोग ऐसे काबिल मर गए देश में, जात मारती है, जात थोड़ा बहुत देती है लेकिन जात आदमी को मार देती है, राजनीति को मार देती है। जात जो है वो भारत को, देश को हजारों साल से बुरी हालत में रखती है। इसलिए जात में कोई वस्तु में तो आपके नहीं है, लेकिन जात में रहते हुए जात को भी समझाओ, उसे विस्तार दो, उसे दूसरी जात जो कि तो तुम्हारे जैसी है उसके साथ मिलाओ। संभव हो तो मेट्रोपोलियन देख लेना, कल से शुरू करना। देखो जिन लोगों ने जात बनाई वो होशियार हो, उनकी होशियारी को कभी कभी देखना चाहिए। मेट्रोपोलियन देखो, उसमें पूरा लिखा रहता है कि जात इज नॉट बैरियर, कास्ट इज नॉट बैरियर। क्या लिखा रहता? किसके मेट्रोपोलियन होते हैं? अधिकांश अपर कास्ट के लोगों, कास्ट इज नॉट बैरियर। अब जब जाओगे कोई आदमी दलित जाए, पिछड़ा जाए, पता चल जाए कौन जात का। यदि मान लो ऊंची जात के में से बढ़िया है, बामन है, आयस का ये है, वो है, पता चल जाएगा। मैंने 20-25 शादियों में किया, वो तो जात तोड़ने लगे, ये जात पकड़ने लगे। क्या वो जात तोड़ने लगे, आप जात पकड़ने लगे। पराजय शुरू हो गया। ये पराजय एक नहीं सदियों रहेगी यदि आपने बदलने का काम नहीं किया। और ये कॉलेज कैंपस में आ गए हो, जितना बच सके उतना नीचे जाकर के अपना जो आदमी उसको जगाओ, उसको उठाओ, उसे कहो। कोई अपना बाप जात पात कर रहा है, मां महतारी जात पात कर रहे, उसको मना करो, दूसरी जात से बताओ। मिलाते मिलाते बाबा साहब का राह और रास्ता पकड़ो। उनने बड़े दिल से कहा, पिछड़ी जात का आदमी मेरा गुरु है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि महात्मा फुले मेरा गुरु है, और क्या चाहते हो? इसलिए उनको गले लगाओ,
और सारे देश में जो धर्म के नाम पर ये लोग बंटवारा करना चाहते हैं, तो एक काम करो, ये धर्म के नाम पर जो बांट रहे हैं, देखो पंजाब बंगाल में शुरू कर दिया है। बंगाल जो सब चीजों से अछूता था, उसको फिर शुरू कर दिया, आग लगा रहे हो। जरा सा काम करना, दंगा कराना, फिर जीत जाना, दंगा कराना, फिर जीत जाना। कितना आसान हो गया देश में राजा। इसलिए जहां दंगा हो, जहां रहते उस इलाके में ऐसा उपाय करो कि दंगा करने वाले आदमी को हमेशा हमेशा के लिए सबक मिल जाए। किसी तरह से भी इंसान के ऊपर जो हाथ उठे, उस हाथ को थामना। बताओ, यहाँ जुनैद, क्या नाम था उसका? जुनैद, जिंदा आदमी का हो गया। नजीब बदायूं के थे वो, जिंदा आदमी नजीब। ये ऐसा लोकतंत्र है, ऐसी संस्था है ये जवाहरलाल नेहरू सबसे सचेत संस्था। इसमें नजीब जिंदा आदमी गायब हो गया। ये है देश की हालत। मैंने जादू से नहीं, यहाँ ऐसी क्रूरता का नंगा नाच देश भर में चल रहा है। आज से भी सतर्क हो जाओ तो कोई, क्या नाम बताया, नजीब को, और कुछ नहीं हुआ तो नजीब को तो कोई जिंदा गायब तो नहीं कर सकता। वो हाथ पकड़ लोगे। मैं आपको बताऊं कि आप मुझे आज यहाँ सम्मान कर रहे हो। मैं विश्वविद्यालय का छात्र नेता था। पूरे एक ऊषा फार्मा कांड हुआ था। मेरा 10 बरस वहां असर रहा। एक दिन भी दंगा वाले की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कह के रखा था कि दंगा करने वाले लोगों जान लेना कि पहले मुसलमान हिंदू करने के पहले हम लोगों से मिलना पड़ेगा। तो दंगे से ये देश ऐसी बुरी जगह फंस गया। ये धर्म ने इस देश को यहाँ फंसा दिया। इसलिए इस सदन में इस मौके पर जो बैठे हुए लोग हैं, आप नुकसान बन जाओ। जितना आदमी बनोगे, जितना कबीर बनोगे, उतना ही देश बनेगा। जितना आदमी बनने का काम करोगे, उतना ही अपना जो आंदोलन है उसको आगे कर सकते। तो सबसे पहले दलित को प्यार करो, सबसे पहले दलित को साथ लो, उसे एहसास कराओ। हाँ, ऊपर वाला यदि कोई जुर्म करे तो डट के मुकाबला करो। नीचे वाला कोई आदमी प्यार मोहब्बत से माफ करने का काम करो। इन्हीं बातों